लाइट ऑन कर दे। हेलो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स बाय शारिक अंसारी। तो यहाँ पर जो काइनेमेटिक्स था उसका पूरे लेक्चर्स मतलब वो कंप्लीट हो गए थे। अब उसी का पहला जो लेक्चर है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, वो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले क्या है, वो ये है कि देखो वो क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात करता हूँ। ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसी को बोला जाता है कि कोई बॉडी को किसी चीज को देखने का नजरिया क्या होता है। ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब देखो इसी का एग्जांपल ये है कि एक बंदा मेरे पास ए है। ठीक है। दूसरा जो पर्सन है मेरे पास ये बी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा पर्सन है मेरे पास यहाँ पे सी। ठीक है। ये जो ए है ना वो यहाँ पे रेस्ट पे है। और ये जो बी है ये कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है। ये कैसे जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सी है ना वो सी है मेरा यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन में। सी है यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है। ये तीनों कंडीशन बनकर आई। ठीक है। अब जहां कहीं भी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। ये चीज हो गई। ठीक है। और कोई बॉडी अगर नॉट अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लो अगर मेरे को बताया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, डेल वी बाई डेल टी, है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगी, पूरी जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। और एक्सेलरेशन जहां भी जीरो होता है या रेस्ट पे कोई बॉडी है तो वो कैसी होती है, वो भी इनर्शियल फ्रेम में होती है, वो भी इनर्शियल फ्रेम में होगी। ठीक है। ये चीज हो गई। अब वो बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज ये है कि जो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, जो एक्सेलरेटेड मोशन है ना उसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी होगी ना, या तो वो डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन होगी, पोजीशन की फंक्शन होगी, या वो फंक्शन होगी टाइम का। ठीक है। या वो फंक्शन होगा टाइम का। ठीक है। जहां कहीं भी ऐसा हो ना वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। ये तो बात हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी इसकी चीज की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ जो इसका दूसरा टॉपिक है ना वो है मोमेंटम। मोमेंटम डिनोट किया जाता है पी से। ठीक है। जब मोमेंटम को मैं यहाँ पी से डिनोट करता हूँ ना, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक एम मास की बॉडी है, मेरे पास यहाँ पे एक एम मास की बॉडी है। ठीक है। और एक ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, वी मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। ठीक है। तो मुझको ये बताना है कि ये जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है ना मेरे पास, ये जो पूरी बॉडी है मेरे पास, ये इसका जो मोशन होगा, ये जो बॉडी मोशन कर रही है ना वो किस अमाउंट में मोशन कर रही है। ठीक है। वो किस अमाउंट में मोशन कर रही है मुझको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि जो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम जो होगा यहाँ पे वो होगा अमाउंट ऑफ द मोशन, यानी कि इस अमाउंट में मोशन कर रही है बॉडी। अमाउंट ऑफ द मोशन यानी किस अमाउंट में बॉडी जो मोशन कर रही है उसी को मैं बोलूंगा मोमेंटम। और जो डिनोट किया जाता है ना, डिनोटेड बाई पी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जो वेलोसिटी होती है उसी में भी डायरेक्शन होती है। और इसका जो फॉर्मूला होगा मोमेंटम का वो होगा पी इज इक्वल टू एम वी। पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी इसकी कुछ ना कुछ। एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है। कौन सी यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मोमेंटम की बात हुई। सिमिलरली अब जो इसमें पहली चीज जो आती है ना वो निकल कर आती है फर्स्ट लॉ। ठीक है। वो निकल कर आती है फर्स्ट लॉ। वो निकल कर आती है फर्स्ट लॉ किसका, न्यूटन का, जो हम बात करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट लॉ में होता क्या है, होता ये है कि अगर मान लो कि ये कोई पर्सन ए है, ये कोई पर्सन ए है। ठीक है।
और ये कोई पर्सन बी है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी, मेरे पास दो पर्सन दे रखे हैं ना, तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे इनके, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। तो ये जो दो पर्सन दे रखे हैं ना, इसमें क्या है, अगर ये ए पर्सन जो है ये रेस्ट पे दे रखा है और ये मोशन में दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी ये रेस्ट पे है ना, तो ये क्या कहना चाहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। और ये जो है ना, रिमेन्स एट मोशन, रिमेन्स एट मोशन। अब ये मतलब रेस्ट पे रहना चाहेगा, ये मोशन पे रहना चाहेगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसके मोशन को चेंज करना है किस चीज में, रेस्ट में, ठीक है। और रेस्ट को चेंज करना है किस चीज में, मोशन में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन दोनों चीजों में कन्वर्जन करना है ना, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक फोर्स, अप्लाई करना पड़ेगा एक फोर्स। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो जीरो है, और ये कुछ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो कुछ ना कुछ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स। यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ की बात हुई। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ था ना, फर्स्ट लॉ में होता क्या है, फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया था, इन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या बताया था, फोर्स एक क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड लॉ था ना, इसने बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला, सेकंड लॉ ने बताया था फोर्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला बताया कैसे था, वो बताने का जो मेथड था वो क्या था, न्यूटन ने ये कहा कि अगर मुझे किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना है, मोमेंटम क्या चेंज करना है, यानी अमाउंट ऑफ मोशन को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा एक फोर्स। अगर मुझे किसी बॉडी के अमाउंट ऑफ मोशन को चेंज करना है, तो मुझे लगाना पड़ेगा एक फोर्स, जिससे कि उस बॉडी का मोशन चेंज हो, ठीक है। यानी कि अगर रेस्ट में है तो फोर्स मोशन में लाना पड़ेगा उसको, और अगर मोशन में है तो मुझे रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ से जनरली फॉर्मूला निकल कर के आया, वो निकल कर आया डेल पी बाई डेल टी। ये क्या निकल कर आया, फोर्स का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब एक चीज और, मैंने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी। तो ये जो इक्वेशन वन है, इसमें मैं मोमेंटम की वैल्यू पुट अगर मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगी डेल टाइम्स डेल एम वी बाई डेल टी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल टी। अब एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये जो हमारे पास ये जो निकल कर आई ना, ये जो निकल कर आई है डेल वी बाई डेल टी, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा, एम ए। यानी कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। इसी को मैं इक्वेशन नंबर टू कंसिडर करता हूँ, और इसी के जो आगे वाली आने वाली इंटरप्रिटेशन है ना, उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो मैंने फॉर्मूला निकाला, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, है ना। एम कॉमन आ गया था यहाँ पे, और डेल वी बाई डेल टी यहाँ पे आ गया था, और ये निकल कर आया था एम ए। यानी कि फोर्स निकल कर कितना आया, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स निकल कर आया, ये एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब करना क्या है, करना ये है, देखिए, अब देख, थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट चैप्टर का मोशन का, ठीक है। अब इक्वेशन की, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन को निकालूं तो वो कैसे निकल कर आएगा, वो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या निकल कर आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आई, कहाँ से, इक्वेशन की, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से। और ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन उसकी मान ली थी मैंने, फोर्स वाली। तो इस ए की वैल्यू को बस मेरे को यहाँ पे लाके सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। मुझे ए की वैल्यू को यहाँ पे लाके सब्सटीट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी।
ये निकल कर आया दूसरा फॉर्मूला किसका, मोशन का, फोर्स का। अब ये कहाँ पे लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाना ऐसे है, मान लो जो अगर कोई m मास की बॉडी मेरे पास है, वो u वेलोसिटी से चल रही थी। अब कुछ समय t बाद, है ना, कुछ टाइम t बाद वही m मास की बॉडी, मास तो कांस्टेंट है, की वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो उसका v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। इसी चीज से ये मेरा फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी को मैं सेकेंड इक्वेशन क्या निकल कर आया, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये दूसरा फॉर्मूला निकल कर आया। क्लियर हुई बात। अब ये तो दूसरा फॉर्मूला निकल कर आया। अब इसके जो थर्ड फॉर्म है न्यूटन के सेकंड लॉ की, वो क्या हो सकती है थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म ये है भाई, वो थर्ड फॉर्म ये है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर एक। अब मैं मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज करता हूँ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन यूज करता हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है ना। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो यहां से निकल कर आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आती है, वो मुझे प्राप्त होती है वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस के टू एस। ये निकल कर आई एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये निकल कर आई एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ एफ इज इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन टू एस, ये क्या निकल कर आया, ये तीसरा फॉर्मूला निकल कर आया। अब इसका यूज कैसे करना है, यूज करने का मैं यहाँ पे तरीका बता देता हूँ कि मान लो अगर कोई एम मास की बॉडी, पहले एम मास की बॉडी यू वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है। और वही एम मास की बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। और इस वी से यू होने के बीच उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एस। तो यहाँ से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ना, वो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन टू एस। ये इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, है ना। और जो एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी ना, एक्सेलरेशन कम होता रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। ये सेकंड लॉ की बात होगी, फर्स्ट लॉ की बात होगी। तीनों फॉर्मूले भी निकल कर आ चुके हैं कि कितने कितने रिजोल्यूशन, कितने सॉल्यूशन एक फॉर्मूले के हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या होता है, थर्ड लॉ क्या बताता है, इसको बता कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको बोला जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ। अब एक्शन रिएक्शन लॉ इसको क्यों बोला जाता है, इसको बोलने का देखो मैं फॉर एग्जांपल में समझाता हूँ इसको एग्जांपल से। तो ये है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई एक टेबल, यहाँ पर कोई टेबल रखी हुई है और उसके ऊपर कोई रखी हुई है बुक, ठीक है, उसके ऊपर कोई रखी हुई है बुक। अब जब ये बुक रखी हुई है जिसका मास m है, वो बुक इसके ऊपर, टेबल के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा रही होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, ग्रेविटी इसके ऊपर mg लग रही होगी, ठीक है। ग्रेविटी mg लग रही होगी, ठीक है। और ग्रेविटी के साथ साथ होता क्या है, जो ये टेबल होगी ना, वो उसके ऊपर लगा रही होगी दूसरा फोर्स जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल रिएक्शन। अब मतलब ये फोर्स लगते क्यों है, लगते इसलिए हैं कि ये जो पूरी बॉडी है ना, वो कैसे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो नेट फोर्स होगा ना वो जीरो होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट पे है। और रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका जीरो होगा। और एफ इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू जीरो ही निकल कर आएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। तो इसलिए लगती है कि अगर मेरे पास ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg को बैलेंस करता है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन mg को क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन mg को अगर बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, ये दोनों जो बॉडीज है ना, यानी कि बुक और जो टेबल है, ये क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। इसीलिए इस मर्जिंग को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए, इस मर्जिंग को अपोज करने के लिए एक नया टर्म यूज होता है, उसको कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इसी का मतलब एक अगला एग्जांपल है, मान लो एक इंसान यहाँ पे है,
इसी का अगला एग्जांपल ये है कि एक इंसान यहाँ पे है जिसकी वेट है मान लो 20 kg का। यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है कोई बंदा, यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई बंदा, इसका वेट है 20 kg का। और दूसरा जो इंसान है यहाँ पे उसका वेट है कुछ 50 kg का, ठीक है। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। इसके दोनों के मतलब एक 20 kg का और एक 50 kg का, दो बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब होता ये है कि एक बार क्या किया, इस 20 kg के आदमी ने इस पे फोर्स लगाया, मान लो सिर में सिर मारा 20 न्यूटन। तो अब होता क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो ये वाला जो मतलब 50 kg वाला जो व्यक्ति होगा ना, उसका हेड भी जो होगा ना इस पे 20 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ये 20 kg का व्यक्ति था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये 50 kg का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 50 kg का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये 50 kg का व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसने इस पर लगाया मान लो 50 न्यूटन का कोई फोर्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जो इसका रिएक्शन होगा ना, कि 20 kg वाला जो व्यक्ति होगा ये भी इसी के ऊपर 250 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कंफ्यूजन वाली बात ये आती है कि अगर ये 20 न्यूटन वाला बंदा जो है ना, ये जो व्यक्ति है 50 न्यूटन वाले के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट होगा ना, इसके ऊपर जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा, मतलब वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर ये 20 वाला बंदा, इसके 50 kg वाला बंदा 20 kg वाले के ऊपर फोर्स लगाता है, तो इसका जो इफेक्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। यानी कि ये जो 20 kg वाला बंदा है ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो हेड है ना, वो हो सकता है मतलब वो सर फट जाए इसका, क्योंकि 50 kg वाले बंदे ने उसके ऊपर फोर्स लगाया है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर 50 kg वाले के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात ये यहाँ पर निकल कर आती है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, फोर्स तो इसने 20 वाले ने जितना 50 वाले पे लगाया उतना ही 50 वाले ने 20 वाले पे लगाया। यहाँ तो 50 वाले के ऊपर कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर 20 वाले का जो सर है वो फट गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ था कि ये मतलब हुआ क्या था, इसका रीजन क्या था। तो इसका रीजन ही बताने के लिए न्यूटन ने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया कि जो न्यूटन था ना, उसने क्या क्या बताया। देख उसने क्या क्या बताया न्यूटन ने। सबसे पहले उसने बताया कि कुछ ना कुछ होता है जिसको कहते हैं फोर्स, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम, या उसी को मैं डेल पी बाई चेंज इन डेल पी बाई डेल टी बोल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज बताई उसने फोर्स की, क्या बताई, कैलकुलेशन बताई, फोर्स की कैलकुलेशन बताई। और उसने क्या बताया, फोर्स की डायरेक्शन बताई, फोर्स की डायरेक्शन बताई। न्यूटन ने ये सारी चीजें तो बता दी, ये न्यूटन ने ये सारी चीजें तो बता दी कि फोर्स लगता कैसे है, फोर्स होता क्या है। लेकिन न्यूटन ने एक चीज नहीं बताई कि इफेक्ट क्या होगा। न्यूटन ने एक चीज नहीं बताई कि किसी भी बॉडी का इफेक्ट क्या होगा, यानी कि कोई बॉडी कितना किसी पे फोर्स लगा रही है। फोर्स की कैलकुलेशन भी बताई, डायरेक्शन भी बताई, लेकिन उसने क्या नहीं बताया, इफेक्ट नहीं बताया। कुल मिला के मसला क्या हुआ यहाँ पे, बात ये निकल कर आई कुल मिला के कि न्यूटन ने किसी भी फोर्स को बताने के लिए उसकी मतलब फॉर्मूला भी दिया, उसकी डायरेक्शन भी दी। और हाँ एक चीज और, जो थर्ड लॉ होता है ना, इसमें होता ये है कि जो दो बॉडीज होंगी ना, जो एक्शन और रिएक्शन लगेगा दोनों, ये डिफरेंट बॉडीज पर लगता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे और दोनों साइमल्टेनियसली लगेंगे। यहाँ ये नहीं है कि एक अभी लगा, एक 10 सेकंड बाद लगा, दोनों की जो चोट लगेगी वो दोनों साइमल्टेनियसली लगेगी, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने क्या नहीं बताया, न्यूटन ने कभी भी इफेक्ट की गारंटी नहीं ली कि एक दूसरे के सर में अगर हेड को कोलाइड करेगा तो कितना दर्द होगा, कितना उसके चोट लगेगी, इस बात की गारंटी न्यूटन ने नहीं ली थी। तो मतलब ये वाले लेक्चर में केवल यहाँ पे इतना ही। अगला वाला जो पार्ट होगा ना, इसमें हमने फॉर्मूले देके सारी चीजें देखी। अगला वाला जो पार्ट होगा ना उसमें हम आगे फोर्स के बारे में देखेंगे। और यही मतलब यहाँ तक लेक्चर था फर्स्ट वाला इसका। और तब तक के लिए ओके बाय।